नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेन पार्ट में 7 जुलाई से प्रदेश बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। वहीं आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है, जहां विधायक सांसदों के योग व्यायाम के साथ इसकी शुरुआत की गई और दूसरे दिन विधायकों और सांसदों ने योग अभ्यास किया। बता दें कि मेघपाट में विधायकों और सांसदों ने योग पाठ किया। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसमें विधायकों और सांसदों ने योग पाठ किया। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसमें योग व्यायाम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैनपाट में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया। इस शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विधायकों और सांसदों ने योगाभ्यास किया। बता दें कि पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिव प्रकाश, अजय जम्वाल और पवन साय ने प्रशिक्षण दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के सिरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया और उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण देव सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया था और आज दूसरे दिन योग और व्यायाम करके इसकी शुरुआत की गई और जेपी नड्डा ने एक पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बिलासपुर में बिजली समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए.के. अमृतास से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी रोकने की मांग की। अमृतास ने आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और शुल्क बढ़ा तो उसका असर न्यूनतम रहेगा। प्रतिनिधि मंडल में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर में बिजली की बढ़ती दरों को रोकने के लिए आपने बिजली संबंधित ज्ञापन सौंपा और लोगों को जल्द से जल्द बिजली दरों को कम करने का आश्वासन दिया। राजनांदगांव में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल गंज चौक, बुखाड़ू लाइन, जिला अस्पताल के क्वार्टर भी सालों पुराने जर्जर भवन की तरह बन गए हैं, लेकिन नगर निगम की नींद अभी तक नहीं टूटी है। जानकारी के मुताबिक गंज चौक में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 10 दुकानें और ऊपर 10 मकानों वाली बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में दरार होने की वजह से छतों में से पानी टपक रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन भवनों को लेकर अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। निगम का रवैया उदासीन बना हुआ है। शहर में ऐसे दर्जनों मकान और दुकानें हैं जो जर्जर स्थिति में हैं और उनमें अब भी लोग रह रहे हैं।
उसमें अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जर्जर भवन है, इन्हें इंजीनियर्स के माध्यम से चिन्हांकित कराया जा रहा है और उन्हें सूचना भी दी जाएगी। और यदि वो रिहायशी क्षेत्र है और रहने अयोग्य है तो उसे अयोग्य भी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। की खास प्रस्तुति राजेश प्रधान से खास बातचीत। हिमालय के खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों से टकराते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम। जी हाँ, हम हैं इस समय एक ऐसे ही शहर में जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जिसके बारे में सभी जानते हैं, और जो भी जानता है वह ज़रूर ये सोचता होगा कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार वह यहाँ ज़रूर आए, और उसे आना भी चाहिए। मगर ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ जितनी सुहानी हैं, जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हैं। वे लोग जो यहाँ रहते हैं उन चुनौतियों का हर रोज़ सामना करते हैं, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छी, एक सफल लाइफ जीते हैं। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं, श्री राजेश प्रधान जी। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा रही, और किस तरह से आज आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इन पहाड़ियों में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आप बड़े हुए। इन सब बारे में यदि आप हमें बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रवेश जी, तो आपको धीरे धीरे धन्यवाद जो आप इतना दूर से आके जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए। हम इसी दार्जिलिंग का रहने वाला है, तो मेरा जन्म भी इधर हुआ है, मेरा शिक्षक या एजुकेशन ये सब इधर ही हुआ है। और हम इधर से वर्षों सालों से रह रहा है। जो सेंट रोबर्ट स्कूल से हम क्लास 5 से उधर था, सेंट रोबर्ट से क्लास 10 तक उधर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम सेंट जोसेफ कॉलेज में था, सेंट जोसेफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है। उसके बाद में काम करने के लिए हम सिक्किम भी चला गया था, हाँ, 2-3 साल आफ्टर माई बीकॉम एग्जाम्स। ठीक है, तो सिक्किम में काम करने के बाद 3-4 साल सिक्किम में काम किया हूँ, गैंगटॉक में। उसके बाद दार्जिलिंग में भी किया हूँ छोटे मोटे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर हम अकाउंट्स दिखता था। हाँ, बीकॉम बैकग्राउंड होने के कारण हम अकाउंट्स ही दिखता था। करीब 10 साल का मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अभी हम सेंट पॉल स्कूल में काम करा है एज ए सेक्रेटरी। हाँ, जो मेरा इस साल 25 साल हो रहा है। हाँ, और मेरा दोनों लड़का लोग, जो बेटा है मेरा, दोनों उधर से पास कर चुका है। और एक तो मेरा दिल्ली में है, वो काम कर रहा है। एक छोटा बेटा यहाँ पर जो है बेंगलोर में, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी एडमिशन लिया है, उधर जाएगा। तो जैसा कि इन पहाड़ों में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो इन चुनौतियों ने आपको किस तरह से मजबूत बनाया? जो आम जीवन की परेशानियां होती हैं, जो दुख सुख होता है, उसे हैंडल करने में आपको आसानी हुई? इस पहाड़ में रहने का दूसरा अलग मज़ा है। जी। जो इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। जो आपको फिजिकल फिटनेस भी देता है, मेंटली फिटनेस भी देता है। जैसे यहाँ का जो सुंदरता है, जो फ्रेश हवा है, हाँ, ये आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रखता है। मैं यहाँ डाली फाटक सेवा संघ है, जो हमारा एक सोसाइटी है, उसका सेक्रेटरी बहुत दिन से हूँ, बहुत साल से हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा मुसीबत हो या ऐसा कुछ लगा तो हम सभी जन को, यहाँ पर जितना भी एरिया है, सब जन को जाना पहचानता हूँ। तो वो सबको, जिसको भी परेशान हो या हमको भी परेशान हो, हम एक दूसरे को मिल के हैंडल करता है। हम लोग पहाड़ का जो आदमी लोग होता है, हम बहुत ईमानदारी होता है और हमारा नियत बहुत साफ होता है। तो हम लोग का वो झूठ का वो ऐसा कुछ है, वो हमको मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, हमारा जो है वो किसी को हेल्प करना ही हम ज़रूरत समझता है। हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है और हम होम स्टे रन करता है, और होम स्टे का नाम है रैम्बलर्स नेस्टिंग होम स्टे, जो मेरा बड़ा बेटे ने रखा है। ठीक है,
तो इसका रैम्बलर्स का मीनिंग है कि जो मतलब जो गेस्ट रहने का जगह ढूंढते ढूंढते आएगा, हाँ, उसके लिए वो एक मतलब नेस्ट जैसा है, एक होम है। हाँ, एक होम है, होम होम फार अवे फ्रॉम होम। देश विदेश से लोग आपके होम स्टे में आते हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ठीक है, इसमें हमको ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ पर दुनिया भर का लोग आता है, जैसे इंडियन भी आता है, फॉरेनर्स भी आता है। तो हम वो मतलब बिजनेस इंटरेक्शन जो होता है, मतलब हमारा रहन सहन का, वो लोग का रहन सहन का, तो इसमें बहुत मज़ा आता है और कुछ सीखने को भी हमको मिलता है। जो होम स्टे या होटल में बहुत डिफरेंस होता है। होम स्टे में हम लोग साथ में रहता है, हाँ, जो एक बिल्डिंग है वो साथ साथ में रहता है। तो हम किसी भी जो भी गेस्ट आता है तो उसके मतलब जितना भी फ्री टाइम है हमारा, जब स्कूल जाएगा, सुबह जाने के आगे हम गेस्ट से बात करता है, उसका क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, उसका कहाँ घूमने कहाँ जाना है, तो हम वो सब मिला के जाता है इसको। वो लोग का साइट सीइंग क्या करना है, कहाँ पर जाना है, हाँ, और स्कूल होके हम जब बाद में स्कूल से आता है तभी वो लोग भी साइट सीइंग करके घूम घाम करके आता है, तो वो लोग का फीलिंग्स कैसा होता है, हाँ, वो लोग को कैसा महसूस हो गया ये सब देखने में, तो ये आप जानने में बहुत अच्छा है। कोई कोई जितना भी है आपका यहाँ पर जो गेस्ट आए सब खुशी हुआ है, क्योंकि अब जैसे होटल में कोई भी गेस्ट जाता है तो मालिक को तो पहचानता नहीं है, मालिक तो दिखता ही नहीं है, लेकिन होम स्टे में हम मालिक भी है, हम यहाँ का सर्वेंट भी है, क्योंकि हम सब मिल के काम करता है। इसमें मेरा जो वाइफ है सविता, सैवी बोलता है हम उसको निकनेम, तो हमको बहुत हेल्प करता है। जो 90% वही करता है। हमारा काम है थोड़ा मैनेजमेंट करना है, हाँ, बुकिंग लेना है और गेस्टों के साथ बात करना है, क्योंकि वो तो बिजी रहता है अपना स्टाफ के साथ दूसरा फील्ड में। तो इसीलिए मेरा वाइफ को ये 90% श्रेय उसको जाता है। Namaste everyone. I am Mrs. Savita Pradhan. I am the co-owner of the Ramblers Nesting Homestay. At present I am looking after this homestay and I am very happy and satisfied looking after this property. Excited to share our culture, knowledge from my hometown, from my community as well. The motto of my life is to make people happy and to be happy myself also. Okay, physically we don't need any over exercise here. Our daily up and down makes us stronger. Living standards now at present is very high, isn't it? Very high. Everybody, I can see even in Darjeeling, our children living in a high standard. Okay, and regarding living standard, I don't want to say anything. Okay, because it's their choice. Even some people, even if they are very rich, wealthy, they don't want to live in like a high-profile life, isn't it? Whatever they are satisfied, isn't it? And some people, poor people, even if they don't have anything, they want to live a high, like a high-profile, well-dressed up, isn't it? Grooming themselves day by day, isn't it? So I don't want to, talk about their standard of living. What I want to say is, wherever you are, whatever you do, whatever way you live happily and give positive vibes to the others. If you yourself are not happy, not satisfied, then what can you donate or impart to others, isn't it? Be honest to yourself, hardworking, well determined, that is the motto of happy life. According to me, that is what I do, isn't it? I am very self-determined. If I want to do this, I will do anyhow, isn't it? But that should be a positive and a good, not harming other people, isn't it? If my determination harms to somebody else, then that is vain. That is just hypocrisy, isn't it? If I'm doing the sweeping work also, I must do honestly. It's not that I'm doing wherever people can see. I must do to the nook and corner of the house, because it has to be cleaned thoroughly, isn't it?
It's not that wherever people see, I will sit there only. So that is not honest work. I'm sweeping means I must sweep properly and nook and corner of the house, isn't it? So that everywhere it remains safe. I mean, hygiene, to maintain hygiene and what? I mean, at the same time, I beautify environment also. No, if it is untidy, not hygiene, then your environment looks untidy, isn't it? You're harming. There'll be so many things happening around if the place is not clean, isn't it? Illness, disease start from there. Honesty, service and determination should be the motto of your life, to make yourself happy and to make people happy around you. This is the motto of Mrs. Pradhan and of course Mr. Pradhan. जब कोई मेहमान पहली बार आपके होम स्टे में आता है, तब वो पहली फीलिंग क्या होती है कि नहीं, ये बिजनेस में देखिए गेस्ट भी आपका तरह तरह का आता है, कोई बहुत अच्छा आता है, कोई बहुत मतलब वो लोग का नेचर तो आप चेंज नहीं कर पाएगा, एक ह्यूमन नेचर होता है तो उसको तो अभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो जो थोड़ा नेचर में फर्क होता है उसको भी हम ठीक करता है अच्छे से। हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हम उसको बात करके उसको सिखा के कैसा है क्या है करके उसको भी थोड़ा अच्छा महसूस करवाता हूँ। लोगों से मिलकर उनसे बात करके आपको क्या लगता है, क्या उनमें किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उनकी सोच में, कि उनका जीवन और आसान हो सके? आजकल जो लोग हैं वो व्यस्तता के कारण, हाँ, उसका इतना टाइम नहीं है, अपना ही मतलब अपना ही ध्यान में रहता है, तो दूसरे के लिए कुछ मतलब सोने का उसको टाइम नहीं मिलता है। और ये आपका क्या बोलता है, ये सोशल मीडिया ये देखने में सब बिजी होता है, तो आप एक घर में भी रहता है, सब मोबाइल में बिजी होता है, तो इससे थोड़ा मानसिक तनाव हो जाता है। वो लोग को जैसे ये दार्जिलिंग घूमना आना चाहिए, यहाँ का जो फ्रेश हवा है, थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए घूमना आना चाहिए, तो थोड़ा वो लोग का जो बिजी शेड्यूल है उससे भी थोड़ा छूट मिलता है। और यहाँ का जो सौंदर्य है, जो ब्यूटीफुल जो दार्जिलिंग में इतना अच्छा है, सुंदरता है, हाँ सुंदरता है, और जो फ्रेश एयर मिलता है आपका, वो थोड़ा लेके वो लोग का थोड़ा तनाव दूर कर सकता है। आप बिजनेस से भी जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, समाज में भी आप अच्छा योगदान देते हैं, तो आपको क्या लगता है किसी इंसान की ईमानदारी, उसकी नेक नियत और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो भावना होती है, उससे क्या उसको जीवन में सफल होने के लिए मदद मिलती है? के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानवता दर्शाता है इससे। हाँ, एक दूसरे को जो आप हेल्प करता है, एक दूसरे का जो मन का जो तनाव है, मेंटल प्रेशर होता है, ये दूर करने में मतलब आपको वो वर्षों तक याद करता है। आप एक कोई गेस्ट थोड़ा तनाव में आ जाता है तो आप उसको खुश करके आप भेजता है, तो आपको ये ना वर्षों तक याद रहता है, तो उसके टच में रहता है आप लोग। हाँ, हम इसके टच में रहता है, वो फोन करता है, वो दूसरा नया गेस्ट भेजता है, तो हम ये बिजनेस करके ना बहुत खुश है। हाँ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, लेकिन एक जो इंटरेक्शन होता है गेस्ट के लिए, उसके लिए भी है। तो मित्रों, यही वो बात है जो हर इंसान को ऊंचा उठाती है, हर इंसान के जीवन को और भी सुहाना और हसीन बनाती है, इन वादियों की तरह। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि दूसरों के लिए जिस तरह से ये सोचते हैं और जिस तरह से ये दूसरों के लिए काम करते हैं, उससे इनका जीवन और सुखी है। इन पहाड़ों की चाहे जो भी चुनौतियां हों या इन पहाड़ों का जो सुहानापन हो, इन सभी उतार चढ़ाव के साथ ये अपना जीवन बड़े ही सुख से और समृद्धि के साथ जी रहे हैं। और यही जिंदगी हमें सिखाती है कि जो दूसरों को खुशियां देता है, उसके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कवर्धा जिले के प्रशासनिक व्यवस्था में एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव ने कवर्धा कलेक्टर की कथित अनुचित व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है।
फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के जिला संयोजक सतीश बेहोरे, जिला सचिव PR झाड़े के नेतृत्व में जिला कार्यालय राजनांदगांव पहुंचकर जिला कलेक्टर राजनांदगांव को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कवर्धा कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़वाने की घटना को सिविल सेवा आचरण नियम और मानवाधिकार के विरुद्ध बताया गया है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। जो कवर्धा में 2 दिन पहले घटना घटी है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़ के उठा बैठक कराया गया है, जो कि सिविल आचरण नियम के विपरीत है। कर्मचारी के प्रति इस टाइप का व्यवहार करना कलेक्टर महोदय को शोभा नहीं देता। इसी के विरोध में हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय सचिव राजेश टंडन जी और पूरा प्रदेश में आज पूरा ज्ञापन सौंपा जा रहा है उनके विरोध में कि उनको वहां से स्थानांतरित किया जाए। ऐसे माननीय हित के लिए उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। चाहते थे वो स्पष्टीकरण जारी करके कर्मचारियों को नोटिस दे सकते थे, वेतन रोकने का वो दे सकते थे, मगर कान पकड़ के उठ बैठ कराना ये अमानवीय शोभनीय है, जो ऐसे IAS अधिकारी को तो कदापि करना नहीं चाहिए और किसी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति किसी जिले में ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। के खिलाफ अधिकारियों ने मांग के लिए CM और डिप्टी CM को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कलेक्टर पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई थी, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कलेक्टर की अनुचित व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए CM और डिप्टी CM के नाम कलेक्टर का ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। महावीर चौक जिला कार्यालय और गंजमंडी में श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति के द्वारा 20 रुपए में घर पर भोजन दिया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत कर दी गई है। आज पहले दिन होने के कारण सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाया गया। वहीं कल से लोगों को 20 रुपए कूपन से भरपेट भोजन मिलेगा। दुर्ग के संस्था द्वारा 3 स्थानों में श्री राधा कृष्ण समिति के द्वारा राम रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी 20 रुपए कूपन लेकर भरपेट भोजन कर सकता है। ये संस्था का उद्देश्य है कि जो लोग सुबह काम करने आते हैं, उनको देखते हुए शहर में 3 स्थानों पर ये रसोई घर खोला गया है, ताकि लोग आकर भरपेट भोजन कर सकें। राजनांदगांव में राम रसोई का संचालन किया गया है, जिसमें 3 जगहों पर श्री राधा रसोई खोली गई है, जिसमें लोगों को 20 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। आज रसोई का उद्घाटन होने के कारण लोगों को फ्री में खाना खिलाया गया है, लेकिन कल से 20 रुपए का कूपन लेकर लोगों को खाना दिया जाएगा, जिसमें लोग भरपेट खाना खा सकते हैंगे। और ये रसोई का संचालन 3 जगहों पर किया गया है। दुर्ग शहर के अंदर प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को 20 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजनांदगांव में भी उनके द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई है। आज 3 स्थानों पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, कलेक्ट्रेट के सामने, नए गंज मंडी पे आज से राम रसोई का शुभारंभ हुआ है। पहला दिन करीब 750 लोगों ने प्रसाद स्वरूप आज भोजन ग्रहण किया है और प्रतिदिन 20 रुपए में भरपेट भोजन, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, अचार, ये प्रत्येक नागरिक को
उपलब्ध कराया जाएगा। ये दुर्गा वहाँ की मंदिर समिति के प्रयत्नों से ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैं शहर के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि जब भी यहाँ आए वो 20 रुपए में भरपूर भरपेट भोजन ग्रहण करें और इस महंती कार्य में हम सबको अपना सहयोग प्रदान करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।